तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। दोस्तों हम चल रहे हैं लगातार, हमें पता है 22 जनवरी को जो हमारा है वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लेकर हम टारगेट चलेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा चला कि थोड़ा बहुत पटवारी का पेपर लीक हो गया था, तो वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मूड ऑफ सा था। फिर भी क्या करें, अब डेट नज़दीक है तो लास्ट हफ्ता हम पे है, तो इस हफ्ता हम लगातार कुछ ना कुछ देखेंगे। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी, ये देखना मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए यूकेपीएससी के। मैंने थोड़ा प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे हमारे यूकेपीएससी में हुए 2000 के बाद जितने भी हमारे पेपर हुए, उन पेपरों से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया मैं जीएस के। क्योंकि आपने पुलिस में देखा, आपने पटवारी में देखा, जो हमारा पैटर्न था जीएस का, जो पैटर्न था, आयोग ने कुछ मेहनत नहीं की है। आयोग ने डायरेक्ट सीधा क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधा डाल दिए थे। चाहे वो ग्राम्य वाले की बात कर लूँ, चाहे वो सख्त रुपये वाले की बात कर लूँ। अभी देखना तो आयोग ने फॉरेस्ट के लिए भी क्या नया पेपर बनाया है। जहाँ तक न्यूज़ से सामने आई बात कि नया पेपर बनाया है, नया पेपर भी क्या बना पाएगा एक दिन में। आयोग सीधा डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालना है, कोई यहाँ से चेपेगा तो कोई वहाँ से चेपेगा। तो इसी में हमें भी थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो का भी श्री गणेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो लोग भी नए जुड़े होंगे चैनल को ज़रूर एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी दूर दराज के जो भी मेरे छात्र हैं, थोड़ा चैनल को शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखना, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम हमारा कब का बना था, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बना था, राइट आंसर जो होना था ऑप्शन सी, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था। इसके बाद लागू कब हुआ, तो 2006 में ये क्या हो गया था, हमारा लागू हो गया था। इसी की तर्ज पे हमने क्या एनडीआरएफ जो हमारा आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो आपदा में लगती है हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, एनडीआरएफ का गठन भी कब किया था हमने, 2006। फिर हमने देखा था 2013 में केदारनाथ में क्या आई थी, आपदा आई थी। तो केदारनाथ में जब आपदा आई तो हम पे राज्य स्तर पे भी हम पे कोई भी फोर्स आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए नहीं थी। हम भी एनडीआरएफ की तर्ज पे यहाँ पे स्टेट में क्या कर देते हैं, एसडीआरएफ का गठन करेंगे। अगर बाई डेट आएगा तो 9 अक्टूबर 2013 से एसडीआरएफ का गठन उत्तराखंड सरकार ने किया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ देखना, अगला क्वेश्चन पे चलना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, अगला क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। कभी भी अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत ये हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सोच समझ के मानना इस क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। आप क्लोरीन मार के मत आ जाना, क्लोरीन नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। अब देखना, तो नदियों में जो जल प्रदूषण को विघटित ऑक्सीजन की मात्रा में मापा जाता है। विघटित ऑक्सीजन, या मैं इसे क्या कहता हूँ, सीधा इंग्लिश में डीओ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक माप बताता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन घुला है, पानी में कितना ऑक्सीजन घुला है इस मात्रा पे। क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं, जीवों के लिए उपलब्ध होती है वो ऑक्सीजन होती है, डीओ होती है, ठीक है। इस प्रकार यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो सभी उपलब्ध ऑक्सीजन उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इससे ऑक्सीजन पर निर्भर जलीय जीवन मर जाता है। कोई भी जलीय जीव, जैसे हमारे मछली हैं, ये मर जाते हैं। तो मछलियाँ जब मर ना दे तो इस प्रकार में एनरोबोटिक बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक कचरे को तोड़ना शुरू कर देता है और उन रसायनों का उत्पाद करते हैं जिनसे दुर्गंध आती है और वो मानव शरीर के क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जितने का ऑक्सीजन नदी में, जो नदी का जल है, नदी के जल प्रदूषण में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतने ज़्यादा उसमें जलीय जीव रहेंगे, ठीक है। और जितने कम ऑक्सीजन होगी उतने कम क्या होंगे, जलीय जीव होगा, मतलब प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ओजोन पे देखना, ओजोन लेयर हमारी, पहले तो देखना ओजोन क्या काम करती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। फिर देखना नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित गैस होती है, वो कौन सी होती है, 78% के करीब हम पे क्या है, नाइट्रोजन है। फिर कितना, 21% के करीब हम पे कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो किसके संदर्भ में है, तो देखना धारणीय विकास जो होगा हमारा, पहले देखना औद्योगिक से हमारा धारणीय विकास कभी हो ही नहीं सकता।
ठीक है। औद्योगिक, दूसरा देखना भौतिक संसाधन भी कभी हो नहीं सकता, सामाजिक संसाधन भी हो नहीं सकता। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बाई ऑप्शनल चले, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो हमें पता है किससे होता है धारणा विकास, हमारा प्रकृति संसाधन से होता है। ठीक है। धारणा विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है, तो धारणा विकास हमेशा किसका होगा, प्राकृतिक संसाधनों का होगा, ना कि भौतिक का होगा, ना सामाजिक, ना औद्योगिक संसाधनों का। ठीक है। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पे, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर क्या बचाती है, तो देखना जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेज होती है जो सूर्य से आने वाली, इन रेजों से क्या मानव को बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में सबसे पहले आ जाओ तो ओजोन परत हमारे कहाँ पे पाई जाती है, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगर यूपीएससी के हिसाब से देखूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने के चांसेस बनेंगे। ओजोन परत जो पाई जाती है हमारी कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्या कर देती है, रोक के वापस लौटा देती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर ओजोन मंडल पे देखें तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा हमने, ओजोन पे एक छिद्र होगा। अब हमने क्या किया था, ओजोन परत को बचाने के लिए एक समझौता किया। ये समझौते को जाना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। हुआ कब था, 1987। मॉन्ट्रियल पड़ता हमारा कनाडा में एक शहर पड़ता मॉन्ट्रियल, वहीं पे ये प्रोटोकॉल हुआ था। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए किया गया था। लागू कब से हुआ, तो लागू हमारा कब से हुआ था, तो 1989 से इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखना है एक CFC से लेकर एक सम्मेलन हुआ था, इसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। क्योटो कहाँ पड़ता हमारा, तो क्योटो पड़ता हमारा जापान में। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, ब्लू कार्बन क्या है, तो हमें बताना था हम पे जो ब्लू कार्बन होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन देखना, महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रग्रहीण कार्बन को क्या हम क्या कहते थे, ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होना था, बिल्कुल सही आंसर बनना था। तो ब्लू कार्बन के बारे में कहा जाता है कि ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र में संग्रहित कार्बन होता है, जो कि मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदानों के तटीय पारिस्थितिक तंत्र से में सदियों से वनस्पति और विभिन्न प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जमा कार्बन के बड़े बड़े भंडार होते हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र में स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन का अनुक्रम और भंडारण करते हैं, जिसे अक्सर ब्लू कार्बन क्या कहा जाता है, तो ब्लू कार्बन कहा जाता है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। अब छठवां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, इनमें से कौन सा हरित गैस का उदाहरण नहीं है। तो देखना CH4 मीथेन, मीथेन तो हरित गैस का उदाहरण है ही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरित का ग्रीन हाउस गैस का है एक। SO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अब बाय ऑप्शन चलेंगे तो इनमें से कोई भी गैस क्या नहीं था, हरित गैस का उदाहरण नहीं था, बल्कि तीनों की तीनों गैसें क्या थी, ये हरित गैस का ये उदाहरण थी। ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आता तो ऑप्शन डी हो सकता था हमारा। ठीक है। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन हम पे आया, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द, या तो इस प्रकार से आएगा, पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था। तो ऑप्शन सी दिख रहा आपको, वॉल्टर जी रॉसन। वॉल्टर जी रॉसन ने पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द गढ़ा था। अभी देखें तो भारत में केवल 2 ही जगह बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। एक पाया जाता हमारा पश्चिमी घाट में, दूसरा हमारा कहाँ पे पाया जाता हमारा, ये पूर्वी हिमालय में। 2 ही हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है। उत्तराखंड में देखो तो फूलों की घाटी में हम पे बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक शब्द और याद रखना जो थोड़ा बहुत आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी और दूसरा आएगा हमारा इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द किसने निकाले, गाड़े थे। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो पहला आ जाना इकोलॉजी पे अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या दिया था, इकोलॉजी शब्द का गढ़ा था, या इकोलॉजी शब्द दिया था। इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति शब्द दिया था।
ठीक है। और पारिस्थितिकी की तंत्र इकोसिस्टम किसने दिया था? तो इकोसिस्टम हमारा दिया था ट्रांसले ने, ठीक है। किसने दिया था? ट्रांसले ने दिया था। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में जो जैव विविधता अधिनियम था, सीधा सीधा देखना हमें कब पारित किया गया था? 2002 में भारत में क्या किया गया? जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसके साथ साथ आपने 2010 दिख रहा है, 2010 में भारत में एक चीज़ बना, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। कब बना? 2010 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? थोड़ा चर्चाओं में रहे थे बीच में, तो अध्यक्ष कौन है इसके? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल जी इसके क्या हैं? अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? IUCN द्वारा। ये इंग्लिश में से देख लेना, तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1948 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो IUCN हमारा कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे हमारा? तो फ्रांस के ग्लांड में इसका क्या होता? गठन हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बारे में और चीज़ें हमने जाननी है। देखना क्वेश्चन में हमारा था रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है कि जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं ना, मतलब जो विलुप्त की कगार पे होती है हमारी जो, तो उन्हें IUCN क्या करता है? रेड डाटा बुक लिस्ट में उन्हें जोड़ता है। इसके लिए सर्वप्रथम 1964 में गठित विश्व भर में पौधे और पशुओं की जातियों का संरक्षण स्थिति के लिए एक व्यापक तालिका बनाई गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। अब देखना ये रिपोर्ट कब से जारी करता है? तो 1969 से ये हर वर्ष क्या करता है? अपनी रिपोर्ट जारी करता है। फिर चलना अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में जो मानव आता है वो क्या? प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आता है, ठीक है। तो देखिए हम मानव को प्राथमिक स्तर का, मानव को हम कभी प्राथमिक स्तर का मानते, कभी द्वितीय स्तर का मानते। इसके मानने के भी कारण है। क्यों मानते हैं हम इसे प्राथमिक और द्वितीय स्तर का? तो इसके पीछे हम पे क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि मानव क्या होता है खाद्य श्रृंखला पर जो होता है कि क्या पौधों से जब जो खाना लेता है, या जो सीधा सीधा मैं कह दूँ जो शाकाहारी होता है, उन्हें हम क्या मान लेते हैं? प्रथम प्राथमिक स्तर का। और जो मांसाहारी होता है, जो इनका मांसाहारी होता है, उसे हम क्या मान लेते हैं? द्वितीय स्तर का क्या मान लेते हैं? पोषी मान लेते हैं। प्राथमिक स्तर के वो पोषी होते हैं जो क्या केवल पौधों से क्या लेता है? अपना खाना पीना लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। पहला ऑप्शन देख ले, संतुलित विकास के लिए। जी बिल्कुल बात है। अगर आपको संतुलित विकास करना है किसी क्षेत्र का, आप वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नगरीकरण कर दे, मतलब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पे संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। या वहाँ पे औद्योगिकरण होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रदूषण होता रहेगा, इस कारण वहाँ पे क्या संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। तो संतुलित विकास के लिए तो हानिकारक है नगरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक है। पर्यावरण और परिस्थिति के लिए बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या घाटा होगा, ठीक है। औद्योगिकरण से भी क्या पर्यावरण प्रदूषण भी होगा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी हानिकारक क्या होता है? हमारा औद्योगिकरण होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। नगरीकरण जहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई वहाँ जैव विविधता की कमी होगी, औद्योगिकरण से तो जैव विविधता का क्या होता है? हमारा ह्रास ही होता है। तो ऑप्शन डी दिख रहा, तो ऑप्शन डी हमारे उपयुक्त सारे के सारे हमारे क्या थे? सही सुमेलित थे। फिर बढ़ना अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका परिस्थिति संतुलन से संबंध नहीं है? जो परिस्थिति संतुलन से हमारा संबंध नहीं था वो किसका नहीं था? पहला देखना जल प्रबंधन। जल प्रबंधन को तो बिल्कुल क्या बात करें, परिस्थिति संतुलन से संबंध है। जितना आप जल प्रबंधन करोगे आने वाले टाइम पीरियड पे उतना पानी आपको मिलेगा। तो परिस्थिति तंत्र के लिए जल का संतुलन होना बहुत जरूरी है। वनारोपण भी जरूरी है परिस्थिति तंत्र के लिए। अगर परिस्थिति संतुलन बनाना है तो हमें वनों की एक निश्चित मात्रा निर्भर करने की। वन्य जीव सुरक्षा, जितने वन्य जीव रहेंगे उतना परिस्थिति तंत्र के लिए अच्छा रहता है। औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन सी दिख रहा, औद्योगिक प्रबंधन, इसका बिल्कुल सही आंसर बनना था। औद्योगिक प्रबंधन का परिस्थिति संतुलन से कोई संबंध नहीं था। फिर देखना अगला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित है?
तो नीरी नीरी हमारा कहाँ पे 1958 में स्थापित है और कहाँ पे हमारा भोपाल में है। इसके साथ साथ आपको पर्यावरण से देखें तो FRA फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब 1906 में कहाँ पे, तो देहरादून में स्थापित है। UPSC के हिसाब से हम पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कूल कहाँ पे है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पे, भोपाल में है। ठीक है, जहाँ पे भी मैनेजमेंट आ जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो भोपाल में। फिर बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। वायु एक क्या है, तो वायु एक हमारा क्या है, मिक्सचर होता है ना, मिश्रण है वायु एक। किस जैसे हम क्यों कहते हैं वायु एक मिश्रण है, तो वायु में हमारा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो क्या माना जाता है कि इनका एक मिक्सचर है। ठीक है, वायु। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक जो रासायनिक क्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं या फिक्स अनुपात में जो एक दूसरे से मिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। फिर अगला देखना, अगला क्या कहता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है इसे हम क्या कहते थे, वायुमंडल। ठीक है, जलमंडल जो हमारा सागरीय मंडल होता है, जो पानी वाला क्षेत्र होता है हमारा महासागरीय मंडल, इसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा स्थित है वो क्या हमारा जलमंडल ही है। ठीक है, भूमंडल जहाँ पे धरती होती है हमारी, मतलब जहाँ पे धरती मिट्टी है उसे हम क्या भूमंडल कह देते हैं। वायुमंडल में देखना, तो वायुमंडल में हमारी कितनी परतें होती हैं, तो वायुमंडल में हमारी 5 परतें होती हैं। इन 5 परतों पे बात करूं तो सबसे पहले हम आती है हमारी क्षोभ मंडल, जहाँ पे मौसमी घटनाएं सर्वाधिक होती है, वो क्या होती है हमारे क्षोभ मंडल। फिर आता है हमारा समताप मंडल, जो हमारे जेट या हमारे हवाई जहाज वगैरह चलते हैं समताप मंडल में, जहाँ हमेशा एक जैसी स्थिति रहती है, या हम कहते हैं यहाँ पे ओजोन गैस कहाँ पे रहती है हमारी, तो समताप मंडल ही पे रहती है। फिर आती है हमारी मध्य मंडल। फिर आती है हमारी आयन मंडल, जहाँ पे रेडियो तरंगे जहाँ हमारे रेडियो उपग्रह लगते हैं वो आयन मंडल में रखती है। और फिर आता है हमारा लास्ट में बाह्य मंडल। तो ये 5 प्रकार की क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में परतें होती है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। शुष्क हवा में हमें पता है नाइट्रोजन कितने % होती है हमारे वायुमंडल में, 78%। 21% के करीब हमारे के वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, CO2 कितना होता, तो 0.3% हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। जो पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है हम में से, तो देखना ऑप्शन ए आते हैं धारणा विकास। धारणा विकास तो पर्यावरणीय सुरक्षा से है ही है। ठीक है, फिर देखना गरीबी कम करना, ऑप्शन बी दिख रहा गरीबी कम करना। पर्यावरण विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा से गरीबी कम करना कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात आती या हम कहते थे क्या धारणा विकास, तो धारणा विकास इसका हो सकता था। ठीक है, गरीबी कम करने का। दूसरा देखा वातानुकूलित, तो ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग करना। ये सब क्या तीनों, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गरीबी छोड़ के क्या थे हमारे पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है थे। ठीक है, बाकी जो नहीं था तो वो गरीबी कम करना नहीं था। फिर बढ़ना क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाना, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो देखना वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होगी उतनी अधिक क्या, उतनी जल्दी पानी की बूंदें बनेगी और उतनी ज़्यादा पानी की बूंदें क्या बरसेगी नीचे। तो वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा हमेशा क्या करती है, निर्भर करती है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 हम पे क्या कहता है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक हम पे क्या क्या होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे जितनी जैव विविधता होगी, सतत विकास मतलब सभी का विकास करना हमें। ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, सभी का विकास करना है। तो सतत विकास के लिए पहली शर्त तो है ही है जैव विविधता का हमें संरक्षण करना। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, प्रदूषण को हमें क्या तो बिल्कुल ही खत्म करना, या प्रदूषण पर हमें क्या करना है, रोकथाम करनी। निर्धनता को घटाना, गरीबी को घटाना, भुखमरी को हटाना, ये तो है ही है। तो ऑप्शन डी दिख रहा आपको, तो ऑप्शन डी हमारा क्या, सभी के सभी हमारे क्या थे, सही सुमेलित थे। फिर बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो अम्ल वर्षा में हमारा क्या, नाइट्रिक अम्ल NO2 उपस्थित रहता है। एक और होता है अम्ल वर्षा में, दूसरा क्या होता है, SO2 और NO2 क्या होते हैं, उपस्थित होते। तो अम्ल वर्षा पे देखना, वर्षा का वह कोई भी रूप जिसमें अम्ल की असामान्य उपस्थिति होती है अम्ल वर्षा कहलाती है। यह कम pH देने वाली बारिश में भी हाइड्रोजन आयनों की उच्च संख्या को इंगित करता है और अम्लीय वर्षा का जलीय जीवन, पौधों और बुनियादी सुविधाओं के प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ता है। इसमें मुख्यतः देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे,
आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या था? आमतौर पे जो हमारा समाचार पत्रों में रहा हाल ही में क्या था, तो ये क्या था हमारा एक धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर यूएन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन था। देखना रियो प्लस 20 कब हुआ था? तो रियो सम्मेलन हमारा कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इसके प्लस 20 कर दो तो 2012 में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये भी रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ पे पड़ता है? हमारा ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादक चिन्हों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो सरकार ने क्या किया? इको मार्ग शुरू किया। इको मार्ग कब से सरकार ने शुरू किया? तो इको मार्ग हमारा कब से शुरू हुआ है? तो 1991 से हमारा इको मार्ग शुरू हुआ है। किसके लिए? पर्यावरण उत्पादों के लिए। अगर किसी वस्तु की गुणवत्ता देखनी है हमें तो वहाँ पे हमारा एग मार्ग आता है। एग मार्ग कब से हुआ? तो एग मार्ग हमारा 1937 से आता है। एक आता हमारा ISI चिन्ह। ISI भी किसी वस्तु की गुणवत्ता के लिए आता है। आपके एक जगह आपने जबकि आप कोई आभूषण लेते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? हॉलमार्क चेक करते हैं। हॉलमार्क कब से हुआ? तो 2000 से शुरू हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल बोलूँ या हॉटस्पॉट बोलूँ तो हॉटस्पॉट कौन से? भारत में देखना तो केवल 2 ही हॉटस्पॉट है। एक आता हमारा पश्चिमी घाट और दूसरा आता हमारा पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो देखना पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हमारे 2 हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर बनना था। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था हस्ताक्षरित करने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कब हुआ था? तो कब हुआ था हमारा? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी में सरोजनी नायडू को कहा था कि दो महात्माओं एक साथ मिले हैं, जिसमें इरविन को भी महात्मा कहा था, महात्मा गांधी को भी महात्मा कहा था। इरविन इस टाइम क्या थे? भारत के क्या थे? वाइसरॉय थे। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो इसमें समझौता होता है। इसमें महात्मा गांधी भगत सिंह लोगों की फांसी माफ नहीं करा पाते हैं, तब कई लोग महात्मा गांधी का विरोध करते हैं। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी का विरोध चलता है। इसी के बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है सरदार पटेल की अध्यक्षता में। वहीं पे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीज्म कभी मर नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो वहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। देखना खिलाफत क्या था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है? टर्की में खलीफा का पद क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसके बाद सारे मुसलमान क्या अंग्रेजों के विरोध हो गए। इसी के साथ साथ भारत में देखना तो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। उसी टाइम अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनती है 1919 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी मुसलमानों का असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद 1920 में क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है भारत में। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाना। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो महात्मा गांधी की देखना भारतीय परिवेश में राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहली उपस्थिति दर्ज की गई थी वो कब की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन होता 1901। महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पे सम्मिलित होते। इसी के साथ साथ अगर 1911 आएगा तो 1911 में कौन सम्मिलित हुए थे? तो 1911 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार सम्मिलित हुए थे। आपको दिख रहा 1916 अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। यहीं पे मुस्लिम लीग और क्या था? कांग्रेस का समझौता हुआ था। कांग्रेस एक साथ आए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। कब आए थे? तो 1916 में आए थे। इसके साथ साथ आपने देखा 1917 का डिवीजन हम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। इसके साथ साथ 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 हम पे क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू।
ठीक है। इसके साथ साथ 1929 का अधिवेशन देखना, जहाँ पर हमने सीधा सीधा क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 में देखना कराची अधिवेशन, मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा, सरदार पटेल द्वारा। इसके साथ साथ अगर आपको और देखना है तो 1896 का देख लेना, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने क्या था, इस आंदोलन ने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। भारत में जो होम रूल का आंदोलन था, दो अलग अलग गुटों में होता है। एक होता है हमारा तिलक के नेतृत्व में, दूसरा हमारा होता है एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तिलक करते हैं हमारे महाराष्ट्र से, एनी बेसेंट लोग हमारे कहाँ से करते हैं, तो मद्रास से होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। अगर उत्तराखंड में देखें तो बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल हेम, ठीक है, ये सब किसके अनुयायी थे, तो इन्होंने जो होम रूल का आंदोलन चलाया था वो तिलक का आंदोलन चलाया था। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया, तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल के क्या लिख दिया था, स्वराज सभा। ऑप्शन बी दिख रहा आपको, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी, किसके द्वारा की गई, तो स्वामी मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय जी महामना के नाम से जाने जाते हैं, मौलवी जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, प्रयाग में की गई थी। ठीक है, अगला सर्वेंट ऑफ देखना, ऑप्शन सी देखना, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी हमारी, 1905 में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। अगर कभी भी आएगा अलीगढ़ मूवमेंट कब हुआ था, तो अलीगढ़ मूवमेंट हमारा 1875 में हमारा अलीगढ़ मूवमेंट आएगा। अगर कभी भी आएगा थियोसोफिकल सोसाइटी कब बनी थी, तो 1875 में हमारा कौन बनी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी। अगर आर्य समाज आएगा तो आर्य समाज भी हमारा कब बना था, तीनों के तीनों हमारे 1875 में बने थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हमारे किसने किए थे, रास बिहारी बोस ने किए थे। रास बिहारी बोस हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एफआरआई भवन में क्या पहले काम किया था, बाद में यहीं से बम बनाना सीखा था। बाद में ये क्या करते हैं, बम बनाने की ट्रेनिंग लेके यहाँ से भाग के कहाँ, जापान जा जाते हैं। वहाँ पे कौन सा लीग करते हैं, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं। बाद में इसी का नाम सुभाष चंद्र बोस का इसका अध्यक्ष बना देते हैं और इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं, आज़ाद हिंद फौज कर देते हैं। आईएनए के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय अटैक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटैक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, अटैक की स्थापना तो अखिल भारतीय जो किया था वो किया था लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के बारे में, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक दल बनाया था, उसे कहते हैं स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना कब की थी, तो 1923। लेकिन कभी 1923 ना हुआ तो 1922 इसका आंसर मानना, क्योंकि यूपी के पीएससी ने जो हमारा लेक्चरर का मेंस था वहाँ पे आंसर 1922 दिया है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारे कहाँ पे थी, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी। किसने की थी, तो इसका हमारे दो नाम मिलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ भगत सिंह द्वारा एक और सभा थी, नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना भी किसके द्वारा की गई, 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। अगर इसमें सोशलिस्ट नहीं आता, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1924 में की गई थी। किसके द्वारा की गई, तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा। सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन लिखा था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। उस टाइम 1985 में जो भारत के वाइसरॉय थे वो कौन थे, डफरिन। ठीक, डफरिन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। अगर बटुकेश्वर दत्त को बताएं फांसी की सजा, तो इन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर षड्यंत्र में मामले में राजदेव और जो भगत सिंह थे, इन तीनों को तो हुई थी फांसी की सजा, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को जो सजा मिली थी वो क्या, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह के साथ इन्हें सजा मिल रही थी, मुकदमा चला था इन पे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने देखा तो किसका विरोध किया था, बाल विवाह का तो इन्होंने विरोध किया था 1929 में। इन्हीं के कारण क्या होता, बाल
बाल बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, कौन लेकर आया था? तो विलियम बेंटिक लेकर आए थे। ठीक है, साथ साथ सती प्रथा का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। मूर्ति पूजा का तो विरोध करते थे। ठीक है, साथ साथ एक चीज़ का इन्होंने विरोध नहीं किया, वो क्या किया? इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया था? तो ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला दिख रहा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो सीधा सीधा अभी बता दिया, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1828 में इन्होंने क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती 1875 में किसकी स्थापना की थी? तो हमारा क्या? आर्य समाज। देहरादून में राजनीतिक चेतना का श्रेय भी किसे जाता है? इसी आर्य समाज को देहरादून में राजनीतिक चेतना का श्रेय जाता है। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन नामक एक समाचार पत्र था, जो हरिजन पत्र शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगर इसके साथ साथ तिलक द्वारा देखना, तो बीजी तिलक द्वारा कौन कौन से? मराठा और केसरी पत्र किसके द्वारा जारी किए गए? तो बीजी तिलक द्वारा। दादा भाई नेहरू जी की एक पुस्तक आदि जिनमें उन्होंने भारत में गरीबी के बारे में प्रथम उल्लेख किया था, तो वो पुस्तक थी हमारी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से इन्होंने क्या किया था? इस पुस्तक का लॉन्चन किया था। प्रॉपर्टी, ये लिख लेना, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक थी। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? तो असफल देखना, पहला देखना, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता नहीं थी। बिल्कुल सही बात, सारे के सारे भारत में एकता नहीं थी, इस कारण क्या असफल हुआ था। दूसरा देखना, पराये भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। कई भारत की रियासतें थी जिसमें हमने टिहरी देखा था, जिसमें हमने बहुत से देखा था, जिसमें हमने देखा था सिंधिया देखे थे। इन्होंने क्या किया था? जिसमें हमने पंजाब देखा था, पंजाब हुआ हमारे कौन से सिख लोगों ने, इन्होंने किसका साथ दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था। साथ साथ ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे थे और सचेत थे और सुसंगठित थे। बिल्कुल सही बात, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। भारतीय 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। ठीक है, इसे पहला संग्राम किसने माना? तो वीडी सावरकर ने इसको पहला संग्राम माना था। 1857 नामक बुक किसकी है? तो एस.एन. सेन की बुक है 1857। उस टाइम जो सरकारी इतिहासकार थे वो कौन थे? एस.एन. सेन थे। फिर देखना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? अब पे तो पहली घटना जो सबसे पहली घटना हुई वो क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना और क्या किया था इन्होंने? बहादुर शाह को अपना राजा घोषित करना। ठीक है, उस टाइम देखना पूरे 1857 की क्रांति का नेता किसे बनाया गया? तो बहादुर शाह जो मुगल सम्राट था उसे नेतृत्व दिया गया था। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि को जो क्रियान्वित किया गया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे सहायक संधि को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया था। इनके द्वारा देखना, तो एक ट्रिक याद रखना, HMT। तो वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी HMT, हैदराबाद, मद्रास और किसको? त्रावणकोर ने सबसे पहले स्वीकार की थी। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता कि सहायक संधि सबसे प्रथम किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी, वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है, कभी भी आएगा भारत में सहायक संधि का जनक किसे जाना जाता है? तो फ्रांसीसी सहायक कौन थे? हमारे ड्यूप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसके बाद जो सहायक संधि थोपी थी वो किसने छोड़ी? डलहौजी ने थोपी थी। डलहौजी ने किसको हड़प नीति के तहत दिया था? तो किसके लिया था सबसे पहले? तो उन्होंने लिया था सतारा को। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था वो क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन बी पे आ जाना, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, वो आधुनिक रूप से क्या थे? लैस थे, हथियार बहुत अच्छे थे उन पे। भारत पे उस टाइम क्या थे? केवल तलवारें ही थी। ठीक है, देखना भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उसी की सेना में लग जाते थे। भारत में उस टाइम गरीबी थी, तो ऐसा ये तो बिल्कुल सही बात थी। तो ऑप्शन डी दिख रहा, उपयुक्त तीनों के तीनों क्या थे? सही सुमेलित थे, जिन्होंने क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का जो राज थे। ठीक है,
अब चलना 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट ने जो पुर्तगालियों को था 1755 में कहाँ पे हराया था, तो कहाँ पे, स्वाली के स्थान पे हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने किसे हराया था, मराठों को हराया था। ठीक है, यहीं पे मराठा का जो भारत में राज करने का जो हमारा इनका भगवा फतह फैलाने का था, वो सपना क्या रह गया, धरा का धरा रह गया था। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध आता तो किसके विरुद्ध, बाबर और अफगान शासक हमारा कौन सा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हमारा कौन सा हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई होती 1526 में। ऐसे ही पानीपत की अगर सेकेंड वॉर आती है, सेकेंड वॉर कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी, अकबर और किसके मध्य, हेमू के मध्य। ठीक है, और तीसरी लड़ाई 1761 में होती है, किसके मध्य होती है, तो तीसरी लड़ाई हमारी जो होती है पानीपत की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अफगानों और किसके बीच, मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। अगर ऐसे ही आ गया, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना जहां आरा बेगम कौन थी, तो शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किया। अगर वहाँ पे जहां आरा बेगम ना रहा तो आप शाहजहां मार के आ सकते। एक चीज़ आपको जो कन्फ्यूज़ करेगी, मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद, ये बहुत कन्फ्यूज़ करती है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख देता हूँ, दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद। दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किले के अंदर ही हमारी मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब। अगर ऐसे ही आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण देखना तो किसने किया था, शाहजहां ने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। फिर बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली देखना अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडारमल, किसकी थी, टोडारमल की क्या थी, ये द्वारा स्थापित की गई एक भूबंदोबस्त है, जो अकबर के शासनकाल के 15 वर्ष 1570 से 71 में एक नवीन टोडारमल ने खालसा भूमि पर राजस्व की नवीन प्रणाली ली थी, जिसका नाम इन्होंने क्या लिखा था, जब्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। पट्टा और कबूलियत प्रथा हमें पता सीधा सीधा किसने की थी, शाहजहां ने की थी। अगर देखना एमबीटी ने एक कृषि विभाग बनाया था, तो उसका नाम क्या रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी पे आपने देखना बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अकबर ने देखा तो 1564 में जजिया कर को क्या किया था, समाप्त किया था। इसके बाद 1679 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया था। बढ़ना अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो लिखना जो हेमचंद सूरी था, ये क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, फिर चलेगा अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे। ये क्या होते थे, जो ग्राम के हमारे मुखिया होते थे वैदिक काल में, जो ग्राम प्रधान, या हम इन्हें प्रधान के नाम से जानते थे, जो ग्राम प्रधान होते थे इन्हें क्या महत्तम या पट्टिकल के नाम से जाना जाता था। या तो पट्टी का प्रमुख या गाँव का प्रमुख कौन होता था, हमारा मेहतर होता था। फिर देखना 1665 में निम्नलिखित से कौन सा युद्ध प्रसिद्ध हुआ था। 1665 में जो युद्ध हुआ था हमारा, वो कौन सा हुआ था, हमारा तल्लीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध पे हुआ था, तो इसी तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था, या इसे क्या राक्षस तंगणी का युद्ध कहते, तो ये इसे बनरहट्टी का युद्ध कहते। ठीक है, यहीं पे तो हमारा विजयनगर साम्राज्य था, हरिहर और बुकर ने जिसकी स्थापना की थी, वही क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद विजयनगर पे अरावली वंश का क्या राज्य स्थापित हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी बात कर चुका हूँ, 1526 में हुआ था। ठीक है, अकबर और इब्राहिम शाह लोदी के मध्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, किसके मध्य, तो बाबर और हमारा किसके बीच,
कहाँ का युद्ध हुआ था? राणा सांगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि दो ही राजा को इन्होंने महान माना, एक तो खानवा के यहाँ पे मेवाड़ के राजा राणा सांगा को, और दूसरा किसको? कृष्णदेव राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग हुआ? तो तेलुगु क्या था? आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा का अधीन कृष्णदेव राय के कारण स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल छपा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दारुल छपा था वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दीवान ए बंदगान, इन्होंने एक चीज़ और बनाया था, दीवान ए बंदगान, जो हमारा दास विभाग था। ये क्या था? हमारा दास विभाग था। किसके टाइम? फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वाधिक नहरों का विस्तार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और आज के अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्या कहता है? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस था हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे प्रीवियस जो हमारे 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। उम्मीद है अगला जो पार्ट होगा, पार्ट 2 भी मैं इसका लेकर आऊँगा जल्दी आप लोगों के बीच। फॉरेस्ट गार्ड से पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देके जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।